अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात हो रही है कुछ मसाइल के हवाले से। कोशिश यही होती है कि अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। सुबह के वक्त हल्की फुल्की गुफ्तगू लोग सुनना चाहते हैं और कोशिश यही है कि अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाए। मुआशी मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इतने पेचीदा हो चुके हैं, हर शख्स पाकिस्तान में रहने वाला इससे मुतासर है और चाहता है कि कोई इसके बारे में बात करे। लेकिन क्या करें, ना हुकूमत ना अपोजिशन, किसी भी तरफ आप देखिए किसी का भी रवैया संजीदा नज़र नहीं आता मामलात को हल करने के लिए। और एक सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि ये ऐसा क्या मुश्किल काम है महंगाई को काबू करना। मिसाल के तौर पे मशरक़ वस्ती की जो रियासतें हैं वहाँ पर जाकर आप आलू प्याज टमाटर और इन तमाम अजनास की कीमतें अगर देखें, 20-20 साल से उनकी कीमतों में ना कोई इजाफा हुआ है और ना कोई कमी है। सच हुई कमी तो यकीनन हुई होगी, लेकिन इजाफा नहीं हुआ जिस तरह हमारे मुल्क में होता है। इसकी क्या वजह है? किस तरह प्राइसेस को कंट्रोल रखते हैं? क्या मैकेनिज़्म उन्होंने बनाया है कि किस तरह ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है? और मैनेजमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे कैसे मैनेज कर पाते हैं और हमारे यहाँ सारी चीज़ें क्यों मुमकिन नहीं हो पाती? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोताहियाँ हैं और बड़ी एक हैरानकुन बात है कि वो मशरक़ वस्ती की जो रियासत हैं वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ उगती नहीं है, पैदा नहीं होती जो हमारे मुल्क में होती है, लेकिन उसके बावजूद लोग इन तमाम चीज़ों से महरूम रहते हैं। फिर जनाब तमाम मामलात सियासत की नज़र हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? किसी भी मामले को आप उठाकर देख लीजिए, चाहे सेहत के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, कानून के हवाले से हो, किसी भी हवाले से आप उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई मामला सियासत की नज़र होकर एक तरफ हो जाता है। और ये सिलसिला, ये कोई नई बात नहीं है, इस दौर हुकूमत की ये कोई कारगुजारी नहीं है, ये पिछली हुकूमतों में भी यही कुछ होता आया है। बात की जा रही थी कि इस पूरे निज़ाम को तब्दील किया जाएगा, किसी तब्दीली का तस्करा हुआ और वो तब्दीली क्या आई वो सबके सामने है। अब हाल ये है कि साल नौ का आगाज़ चंद दिन के बाद हो ही जाएगा। खैर से अल्लाह करे उसका आगाज़ हो। कीमतों में इजाफे की नवीद पहले ही सुना दी गई है। तमाम अजनास की कीमतों में भी इजाफा होगा, पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा होगा। एक नया मैकेनिज़्म अब यहाँ पर आ गया है कि 15 दिन के बाद जो है पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होगा और उसके असरात क्या होते हैं वो सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इन मामलों को कैसे काबू किया जाएगा और कब तक ये सिलसिला होता जाएगा? वज़ीर आज़म साहब अगले दिन फरमा रहे थे कि बिजली की कीमतों पर बहुत ज़्यादा बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता है और इसमें भी इजाफा जो है नागुज़ीर है, वो भी बहरहाल इंडिकेशन दे दी। अगले दिन 300 यूनिट से ज़्यादा होंगे तो 3 पैसे के हिसाब से जो है उसको एडजस्ट किया जाएगा। ये भी एक अजीब सिलसिला है। बहरहाल जी, तो ये सारे मामलात हैं। इसमें लोग इस साल भी उलझे रहे, इससे पिछले साल की बात कर लें उस वक्त भी उलझे रहे और माजी में अगर आप उठा कर देख लें 20 या 25 साल 30 साल, तो यही मामलात हैं। एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी इन तमाम चीज़ों में फंस कर रह गई है। तो बहरहाल देखना ही है कि इन मामलों को कैसे हल किया जाएगा। सियासी मामलों की दूसरी तरफ बात करें, आपके सामने जो कुछ हो रहा है वो देख रहे हैं। बयानात का सिलसिला जारी है, बेदरीग बयानात दिए जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। नतीजा क्या निकलेगा और क्या निकल रहा है ये सोचने की ज़रूरत है। आज इन तमाम मामलात पर बड़ी खुल के गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे हमारी बड़ी खुलकर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होती है और हमारे प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पे जब हमारी मेहमान शख्सियत तशरीफ़ लाते हैं तो बड़ी खुलकर उनसे तमाम मामलात पर बात होती है। उसकी वजह ये कि आप तमाम मामलात को समझते हैं, बड़े करीब से तमाम चीज़ों का आपने जायज़ा लिया है, देखा है, अमली सियासत के अंदर भी हैं, तो इन मामलात को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमानुल्लाह पराचा साहब की, चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के, हमारे बड़े अजीज़ हैं। सुबह के वक्त हमारी दरख्वास्त पे, सर्दियों का मौसम है, तशरीफ़ लाते हैं स्टूडियो में, बड़ी खुशी होती है, हमें मौका मिलता है उनसे बहुत कुछ सीखने का। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, अमानुल्लाह साहब। आपका भी शुक्रिया जनाब। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं आले हुमायूं साहब, तजियाकार हैं, अमली सियासत में भी रहे हैं, भी मामलात को समझते हैं। आज उनसे बात करने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे उनसे भी, उनको भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आले हुमायूं साहब। अच्छा, अमानुल्लाह साहब, मसाइल बड़े पुराने हैं, सवालात बड़े पुराने हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है। ये कीमतों में इजाफा, ये लोगों की परेशानी। लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने हमेशा आपकी खिदमत में रखता हूँ, ये संजीदगी का मुजाहरा कब करेंगे? हम तो ये समझ रहे थे शायद गुजरते वक्त के साथ हालात में कोई बेहतरी आएगी। वो खुद भी कह रहे थे, फरमा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब कि जनाब साल 1.5 साल मामलात को समझने में लगे, इतने आसान मामलात नहीं थे। फिर उसके बाद जो सियासी खींचातानी चलती रही उसका हम शिकार हो गए। फिर जनाब कुछ मामला कोरोना की वजह से भी हाथ से निकल गया। अब सूरत हाल क्या नज़र आती है? अब आपको लगता है कि मामलात को हल करने के लिए संजीदा है? क्योंकि खान साहब फरमा रहे थे कि जी बिजली की कीमतों की वजह से रात को नींद नहीं आती।
यकीनन सही कह रहे होंगे। आप क्या राय रखते हैं, ज़रा ये फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बहुत शुक्रिया यासर भाई, आपके और आपके चैनल के 21 का, और कराची के लिए और पाकिस्तान के मसाइल पर जिस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं, ये आम आदमी की डिमांड है, और यहाँ के 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं आप, और इसका मैं अहले पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जनाब वाला, जो मसला है खुद ही आपने उसके पर रोशनी डाली कि ये संजीदा है ही नहीं। ये पीडीएम हो, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो और दीगर सियासी जमातें जो उनके साथ अटैच हैं, जो हुकूमतों में आई, इसकी वजह ये कि मरूसी सियासत की पैदावार है। ये अवाम के अंदर की पैदावार नहीं है। यहाँ से गरीब आदमी या मुतवसत तबके का कोई फ़र्द वो इलेक्ट ही नहीं होता। यहाँ जो इलेक्ट होते हैं वो मरूसी सियासतदान होते हैं, और इलेक्ट करवाने वाले भी उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं कि उनके पास जिस हिसाब से चमक दमक है वो उसी के ऊपर, जबकि दुनिया में जो जमहूरी ममालिक हैं वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, वहाँ आम आदमी भी मुंतखब हो जाता है, वो जाके आवाम की नुमाइंदगी करता है। यहाँ जब इनको पता ही नहीं है कि बसों में किस तरह लोग धक्के खा रहे हैं, किस तरह गैस के बिल भरने के लिए, बिजली के बिल भरने के लिए धक्के खा रहे हैं, किस तरह लोग बिजली का बिल और गैस का बिल आता है लाइनें लगा के किस्तों के लिए दरखास्तें कर रहे होते हैं, और वो ये आम आदमी समझता है। बिल्कुल ऐसा ही। ये जो हुक्मरान तबका जो है, जो ऊपर बैठा हुआ है, उसने तो ज़िंदगी में कभी पूछ लीजिए कभी असेंबली के अंदर जाके कि आलू का क्या भाव, प्याज का क्या भाव, चीनी का क्या भाव, आटे का क्या भाव। अल्लाह पे यकीन रखें 100% इसमें 0 नंबर उनको मिलेगा, क्योंकि वो आवाम की नुमाइंदे नहीं है। उनको किस तरीके से लाया जाता है ये सारा अब दुनिया भी और पूरा पाकिस्तानी बच्चा जान चुका है। सही। अब इस पे वजह यह है कि हमारे आम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इनके खिलाफ इत्तेहाद करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। ये जिहाद है। इन्होंने सबने तो आवाम की पीठ पे छुरा घोंपा है। ये पीडीएम हो, पीपल्स पार्टी हो, ये तहरीक इंसाफ हो, ये एमक्यूएम हो, इन्होंने दिया क्या है इस 72 सालों में सवाए पाकिस्तान तोड़ने के? यही लोग मुलव्वस हैं पाकिस्तान तोड़ने में, और आज लिसानी फ़िरका परस्ती, कौम परस्ती की सियासत कर रहे हैं। ये कौन सी सियासत है? ये पाकिस्तान को जोड़ने की, तोड़ने की है। कोई इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है। महंगाई का जिन जो है वो निकलता जा रहा है। देखें, खाली आप ये नहीं कहें कि आप किस आवाम से हमदर्दी ना करें, हम आवाम को करके दिखाएं। 200 रुपये 250 रुपये दर्जन अंडे मिले तो उस शहर में क्या अंडा मामूली गरीब की है, बिल्कुल ऐसा ही खाद थी। आज वो गरीब के घर पे नहीं जा सकता, तस्वुर नहीं। एक 12,000 से लेकर 15,000 रुपये आम आदमी को तनख्वाह मिलती है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि खाली रोटी लेना, वो खाली रोटी तो वो रोटी महीने में उसकी 15,000 की बनती है, और पानी से भिगो के खाए। बिजली का बिल कहाँ गया, गैस का बिल कहाँ गया, घर का किराया कहाँ गया, बीमारी दुख सुख को कहाँ गई, उसको छोड़ दें आप। ये है ही नहीं तो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है? पानी की क्या सिचुएशन है? पानी मिलता है किसी को? कोई आदमी एक खड़ा हो जाए मुझे कह दे पूरी कराची में, पूरे पाकिस्तान में को उसको साफ पानी मिलता हो? ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? स्कूल कॉलेज, आज स्कूल बंद पड़े हैं तो भी फीसी ली जा रही है, उनके बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। भाई ये कौन सा सिस्टम है? कराची के अंदर की मैं बात करूं कि यहाँ पे नलों में पानी नहीं आता, चाहे डीएच हो, चाहे कंटोनमेंट हो, चाहे केएमसी हो, चाहे केडी हो, वो वाटर टैक्स लिए चले जा रहे हैं। वो जालिम जो चीज तुमने डिलीवर नहीं की उसके तुम चार्जेस क्यों ले रहे हो? मैं डीएचए के अंदर रहता हूँ, आप यकीन करें तो मुझे 30 साल में याद नहीं है कि मेरे नल में पानी आया हो। बिल्कुल सही। और पूरे के पूरे 100% वो वाटर के चार्जेस ले रहे हैं। केडीएबी, केएमसीबी, जिन नाजाबाद हो, गुलशन इकबाल हो, पीआईबी हो, कौन सा भी इलाका हो, छोटे से बड़ा, वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर पानी क्योंकि टैंकर माफिया से ये मिले हुए हैं, टैंकर माफिया छाया हुआ है, आवाम की कौन सुनता है? कोई सुन रहा है आपके सामने? अभी कह रहे हैं कि जी बिजली का अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, उसके बाद फिर गैस चूल्हों में आ नहीं रही, रात को हर जगह पे लोड शेडिंग हो रही है। तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सवाए जज्बाती तकरीरों के अलावा। आप क्या देख रहे हैं यहाँ? लोगों को भी चाहिए कि अब इन तकरीरों से निकलें, ये मोरूसी सियासतदानों से जान छुड़ाएं। ये पाकिस्तान पर ये अजाब हैं। ये तो कह रहे थे वो सियासतदान अजाब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं कहता हूँ ये सारे अजाब हैं। इस अजाब से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि आम आदमी को अब खुद खड़ा होना पड़ेगा। और
दूसरे लोगों को भी ये देखना होगा कि इनको इलेक्ट करें अपने जैसे। जो लीडर हमारी भाषा नहीं जानता, जो लीडर हमारे में उठता बैठता नहीं, हमारे में से नहीं है, बिल्कुल। वो कैसे हमारे मसाइल से वाकिफ होगा? कर सकते 400-400, 500-500 किनाल के घरों में रहने वाले क्या हमारे लीडर हो सकते हैं? दुनिया के अंदर आपके पास माजी में भी और हाल ही में ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो अपने 2 कमरे के फ्लैट में, छोटे से घर में, बरतानिया का वजीर आजम बरतानिया है, कनाडा है, सिंगापुर है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन जगहों पे रहते थे ओबामा ने 2 दफ़ा अपना टेनोर मुकम्मल किया, जब वो वहाँ से निकला तो नौकरी तलाश करता रहा उस किराए के घर देखने के लिए। तो मिसाल मौजूद है जमहूरियत की। हमारे यहाँ तो आप बिलीव करें, मुझे क्या जरूरत है, आप खुद देखें, मोहल्ले के लोगों को खुद देखें जिनको उन्होंने इलेक्ट किया था या सेलेक्ट करवाया गया, जिसके पास साइकिल नहीं थी, आज वो पराडो लैंड क्रूजरों में घूम रहा है। तो ये तो लूटने के लिए आए, ये कमाने के लिए आए, ये आवाम के लिए नहीं आए। ये जो मौजूदा पाकिस्तान का निज़ाम है, ये ईमानदाराना बात ये है, सच्ची बात ये है, इनको कोई किसी आवाम का गम नहीं है, कोई दर्द हो नहीं सकता। ये घरों में बच्चियां बैठी हुई हैं, उनके हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पे कोई कुत्ता मर जाए तो 10 आदमी खड़े हो जाते हैं, आदमी मर जाए कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सूरत-ए-हाल कब तक चलेगी? अब वो सूरत-ए-हाल बन गई है कि अब लोग जो है ना बगावत पे उतर रहे, बगावत के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इस निज़ाम से बगावत करना चाहिए। ये टाइम आ गया, वक्त आ गया कि आप अपने आप को खड़ा करें, और खड़ा करने के लिए आप ऐसे लोग चुनें, ऐसे लोगों को इक़्तिदार में भेजें जो आप में से हों, आपके मसाइल को जानते हों। किन लीडरों को आप चुनते हो, किन के पीछे आप खड़े हो, जो आपके मसाइल को जानता है। बिल्कुल ऐसा ही। इनके बीच में बैठे तो सही, इनको एक हमारी जबान बोलना आती है? नहीं। ये क्या हमारे मसाइल जानते हैं? क्या ये हमारे इन मसालों पर कभी तवज्जो दी है? इनको तो नीचे से सेक्रेटरी भेजता है, सब ठीक है जनाब, वो सब ठीक है कि सिस्टम आज तक चल रहा है, और नीचे तो देखो। बिल्कुल ऐसा ही है। घरों में तो देखो क्या हो रहा है। हमसे पूछो तो सही, गरीब का हाल क्या है। लाइल में तमाम चीज़ें आप तबाह बर्बाद सिस्टम हो गया है। आप यकीन करें तो लोग इतने परेशान हैं, लोगों को कह रहे हैं जलसों में आए, कोरोना की कितनी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, लोग खुद आ रहे हैं। अब मजबूरी है कि इन जलसों में इसलिए आया जा रहा है कि वो करें क्या, वो एक से जान छुड़ाते हैं, दूसरा उससे बदतर आ जाता है, उससे जान छुड़ाते हैं, तीसरा उससे बदतर आ जाता है। अब अवाम के लिए बहुत अच्छा सुनहरी मौका है कि अपने ही जैसे लोगों को उनको चुनना होगा, खुद इंतखाब लड़ना होगा, क्योंकि असली वारिस और मालिक ये गरीब अवाम है, ये मुतवसत तबका, ये आम आदमी है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मसाइल का हल तभी मुमकिन हो सकेगा जब मसाइब ज़्यादा लोग मसाइल का जिन्होंने सामना किया होगा वो लोग ऐवानों में आएंगे। यकीनन नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये एक बड़ा अहम मामला है। आले हुमायूं साहब की तरफ मैं चलता हूँ। आले हुमायूं साहब ये फरमाइए कि ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, किस किस का तस्करा करें? जो जिस तरफ नज़र उठा के देख लें, सेहत के मामलात हों, तालीम के मामलात हो, अशिया खुर्दोनोश का मामला हो, किसी भी मसले की तरफ आप देख लें, मसाइल हल होते नज़र नहीं आते। वजह अभी अमानुल्लाह साहब ने बड़ी तफसीलन इसके ऊपर रोशनी डाली है कि जो मसाइब ज़्यादा लोग नहीं हैं कैसे मसाइल को हल करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी जो कि उसका मसला आज भी यही है कि 2 वक्त की रोटी उसे मैसर हो जाए, उसकी पूरी ज़िंदगी का महवर अब यही रह गया है कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी इज़्ज़त के साथ कमा ले, वो कैसे बाहर निकलेगा, इन मसाइल का कैसे मुकाबला करेगा? और यहाँ पे जो इतनी स्ट्रॉन्ग माफियाज़, ये जो ग्रुप्स बैठे हुए हैं, कैसे इनको चैलेंज करेगा, कैसे मुमकिन हो सकता है, ये फरमाइए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में जो मसाइल होते हैं ना, उनका हल एक मजबूत जमहूरियत के अंदर होता है। ठीक है, बज़ाहिर ऐसा ही मालूम होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप मुख्तलिफ ममालिक उठा के देख लें, ज़्यादा दूर न जाएं, अपने बराबर में देख लें, मजबूत जमहूरियत वहाँ पर कायम है। ठीक है। और उन ममालिक में ख़ास तौर पर जमहूरियत मजबूत रहती है जहाँ पर अवाम जमहूरी फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं। अब यहाँ सूरत हाल बदकिस्मती से ऐसी रही है कि आप देखिए हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत कितने अरसे रही है। यानी
जिया साहब, उससे पहले याहिया साहब, अयूब साहब, फिर मुशर्रफ साहब। तो ये ईमानदाराना बात है कि ये आपके हर ख्याल में जमहूरी, पनपने नहीं दी गई? हाँ, हर जमहूरी दौर में जो डिक्टेटर्स आते रहे उनकी वजह से बेइंतहा बिगाड़ पैदा हुआ है, और उसी के ये सारे मामलात आज भी पाकिस्तान के अवाम जो हैं भुगत रहे हैं। लेकिन क़त्ल कलामी की माजरत आले हुमायूं साहब ये फरमाइए कि चलें, ये बात मैं बहुत दफ़ा सुनता आया हूँ कि ठीक है जी, मुख्तसरन वक्त में इतना नहीं डिलीवर कर सके। अब जितना अरसा डिलीवर किया उसमें क्या ऐसा काम किया? कोई एक ऐसा साल बताइए, कोई ऐसा सन बताइए जिसको बुनियाद बनाकर ये बात कही जा सके कि जी वाकई अगर जमहूरियत को अगर चलने दिया जाता तो पाकिस्तान की शक्ल आज मुख्तलिफ होती। ऐसा क्या हुआ? जबकि एक बड़ी तकलीफ दह बात है कि अगर आप मवाजना करें उस दौर हुकूमत से, जो आमराना दौर हुकूमत जिसको कहा जाता है, जमहूरी दौर हुकूमत से, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। यानी हाल ये था कि अयूब के दौर में तरक्की का आलम यह था कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा तरक्की की उसके दौर में की है। जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है अयूब के दौर में हुई है, जितने रिफॉर्म्स आए उनके दौर में आए। तो बाकी जो दूसरों को जब मौका मिला तो ऐसा क्या काम किया? तो सियासी खींचातानी में, माजराई में मसरूफ़ रहे, तो आवाम का तो वहाँ पे भी नहीं ख्याल किया गया। कैसे मवाजना हो सकता है, ये फरमाएं। देखिए जी, बात यह है कि इस मुल्क में एक सियासी जमात ने आपको एक आइन दिया जी, और उस आइन को हर ज़माने में मुख्तलिफ अंदाज से उसको इस्तेमाल लोग किया जो है गया। वो उसको बिगाड़ते रहे। बिगाड़ते मैं रहे। मिसाल के तौर पे आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो रिसेंट पास जी जी हुए, जी। जो इन्होंने मामलात किए आइन के साथ, तो जो गवर्नमेंट 5 साल के लिए जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट रही, जी, जिस वक्त वो लोग इख्तदार में आए तो आइन का हुलिया बिगड़ा हुआ था। ठीक। तो उन्होंने बहरहाल कुछ किया हो या न किया हो, आज ये जो लोग कह रहे हैं, ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात पीटीआई और उनके सरबरा जो कहते हैं कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, तो उस वक्त ये बात ये भूल गए थे कि पाकिस्तान के अंदर आसिफ अली जरदारी ने सन 2008 में मुख्तलिफ नज़रियात की सियासी जमातों को इकट्ठा करके और गवर्नमेंट फॉर्म की थी, और 5 साल वो गवर्नमेंट किसी तरीके से चलती रही। उसमें मैं ज़रूर कहूँगा महंगाई थी, लेकिन उसके भी मामलात ये थे, और आहिस्ता 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 वो उनको टेक ओवर उस पर वो करते रहे हैं। उनके दौर में मुलाजमतें भी मिली, उनके दौर में कारोबार भी था, उनके दौर में एक आम आदमी, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई दूध शहद की नहरों में जी रहा था, लेकिन उसका गुजारा होता था। अब ये जैसे पराचा साहब ने फरमाया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने तो लोगों के रोज़मर्रा की अशिया जो है वो उनकी दस्तरस से बाहर कर दी है। जी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक 12-13 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार की मुलाजमत करने वाला शख्स, वो बेचारा किस तरीके से ये ज़िंदगी गुजार रहा है, ये उसको पता है, वो जानता है। बेशक। अब एक आदमी, अगर मैं कहता हूँ उसके 2 बच्चे हैं, जी, तो वो घर का, अगर उसका घर अपना नहीं है तो वो घर का किराया दे, ऐसा ही। घर का ग्रोसरीज लाए, अपने बच्चे की फीस दे, वो क्या करेगा? बहरहाल ये मामलात हैं। और ये जिस किस्म के हमारे पराचा साहब ने अभी फरमाया, तो मैं इनकी बहरहाल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि मौरूसी सियासत, तो मौरूसी सियासत में फिर आपको मिसाल दे देता हूँ, आप अपने नेबर्स में चले जाएं देखने, वहाँ पर जो उनकी कांग्रेस की जमात रही है, वो सब पे वो भी उनकी माँ, उनका गांधी बेटा, फैमिली थी, उनका बिल्कुल। पोता, ये तो होता है। सवाल ये है कि बेसिक बात ये है कि उनको अवाम में किस किस्म की पजीराई है, पजीराई हासिल है। ठीक तो है। हमारे यहाँ भी ये इस बात से आप निकलें कि मौरूसी सियासत, तो मौरूसी सियासतदानों ने अपने खून से इस मुल्क को सेंचा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनके भाई, तो ये सब इस मुल्क के लिए ठीक। कुर्बानियाँ देते रहे हैं और लोग उनके साथ हैं। ये बात सही ना? है कि कुर्बानियाँ तो दी हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? और आज जिस हाल पे खड़े हैं,
बहुत सारे मामलात के ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ आपकी इजाज़त से, उसके बाद आकर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ये एक मामला बड़ा आम है जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू हो रही है, ख़ासतौर पर जो मौरूसी सियासत के हवाले से बात होती है, कितना हमारे लिए नतीजा खेज साबित हुई है। इसको डिस्कस करते हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, कुछ बात हो रही थी पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर। सियासी मामलात कैसे हल होंगे, और सियासी मामलात हल होंगे तभी ये मुमकिन हो सकेगा कि माशी मामलात को हल किया जा सके और एक आम आदमी के मामलात को हल किया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। गुफ्तगू में जो चीज़ अब तक सामने आई है वो ये कि जो मसाइब ज़दा लोग होंगे, जिनको मसाइल का अंदाज़ा होगा, कि कभी ये जो लोग सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करवाएं तब इनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि सेहत के हवाले से जो तकलीफ़ जिनका सामना लोगों को है, कितनी दुश्वारी उनको उठानी पड़ती है जब वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं इलाज की गरज से। तो ये सारी चीज़ें जब तक अंदाज़ा नहीं होगा, जो इस मराइल से गुजर कर नहीं आया होगा, कैसे इन मसाइल को हल करेगा, ये बात मुमकिन नहीं हो सकती। पराचा साहब, अभी आले हुमायूं साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा जी मौरूसी सियासत तो चली आ रही है, दुनिया में है ऐसे बहुत सारे निज़ाम मौजूद हैं जहाँ पर बादशाह का बेटा भी उनकी जगह आया, उन्होंने भी मामलात को चलाया, लेकिन हमारे यहाँ इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर दूसरी एक चीज़ जिसके ऊपर अभी मैंने एक सवाल उनकी खिदमत में रखा वो ये कि जो आमराना दौर जिसको आप कहते हैं, बड़ी गैर मामूली तरक्की हुई थी। राज क्या था, एक आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि आपकी सियासी जमातें तो जितनी देर भी इक़्तिदार में आई हैं, वो यही सियासी मामलात को ठीक करने में उनको वक्त लगा। वो कहते हैं कि जनाब पिछले अदवार में या आमराना दौर हुकूमत में इतनी बिगाड़ पैदा कर दी गई थी मामलात के अंदर, इदारों के अंदर, कि उनको ठीक करने में हमें वक्त दरकार होता है। जब वो हम ठीक कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हमें जो है वो सेट असाइड कर दिया जाता है और उसके बाद फिर एक नया सेटअप आ जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? इसको मान लिया जाए कि यही सारी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है? देखिए बात सुने, बात आपकी जो बात है उससे कोई डिनायल नहीं है, ठीक है, यानी उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो हम आप बात कर रहे हैं ना, आले हुमायूं साहब जो बात गुफ्तगू की, कि जो आधा दौर समझे कि फौज ने यहाँ पे हुकूमत की, और उस दौर के अंदर भी मैं नहीं समझता वो अपनी जगह तरक्की जो हुई है, जिसने होना था वो हुई, लेकिन सिस्टम गलत था। यानी इक़्तिदार जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास रहना चाहिए, और वही असल इस जमहूरियत में है। क्या बिल्कुल ठीक है। बादशाहत में और जमहूरियत में फ़र्क ये होता है कि आप एक जब निज़ाम एक जो सिस्टम है पार्लियामेंट में आके आप उसको अप्रूवल लेते हैं, और उसी को ये जमहूरियत का हुसन है, और वो फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। बादशाहत में ये है कि एक वन मैन शो है, वो जो कह दिया वो अमर मैन बादशाह है, बस ये बादशाह का अमर है, उसका ऑर्डर है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर दें, अच्छा या दुरुस्त सर कलम कर दो, कोई इसको ज़रूरत नहीं है रूल ऑफ लॉ के पूछने की। तो जमहूरियत के अंदर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, बादशाह गया, उसने अपने बेटे को नॉमिनेट कर दिया, उसने अपने बेटे को नॉमिनेट कर दिया, ये है बादशाह। जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत के अंदर अगर एक शख्स वज़ीर आज़म या पार्टी का लीडर है, अगर वो जाए तो पार्टी के अंदर पार्टी के लोगों को इजाज़त दे कि वहाँ किसी एक कारकुन को भी वो अपना लीडर चुन सकते हैं। ये जमहूरियत है। जमहूरियत में आप देखें, अगर आप एक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, नीचे प्यून है, तो चलो इसमें तो सिस्टम है, और ये बादशाह का निज़ाम भी यही है। जमहूरियत में बिल्कुल ऐसा है कि कारकुन और चेयरमैन एक पेज पर है। आज चेयरमैन मैं बनाऊं तो कल ये एक कारकुन भी चेयरमैन बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। ये नहीं होगा कि मैं अपने बेटे को नॉमिनेट करूं और वो आके अपने बेटे को नॉमिनेट करे। तो फिर यही वजह है कि जब हमारे जमहूरी निज़ाम में हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, जब वो अपने लीडर के सामने बैठती हैं, मसाइल नहीं उसके तारीफ़ें करती हैं। ऐसा ही, यानी दरबारी निज़ाम है। बादशाह का जो दरबारी निज़ाम है, जमहूरियत का हमारे पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है, उसमें यही निज़ाम है कि वो अपनी बादशाहों के आगे और एक इख्तिलाफ राय करे, कभी आप यकीन करें वो बाहर आने से पहले उसके ऊपर करप्शन के भी इल्ज़ाम लगे होंगे और उसको पार्टी से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो उससे बाहर ही नहीं जा सकता, वो जकड़ा हुआ है। क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो सिस्टम को देखें कि अब बहुत हो गया, अब इस चुंगल से, इस निज़ाम, ये काले निज़ाम से आपको जान छुड़ाना होगी। मैं कहता हूँ ये काला निज़ाम है, इसने मुल्क के अंदर
कोई जमहूरियत कायम नहीं की, इसने मुल्क के अंदर किसी को कोई सहूलत नहीं फराम की। इसमें ये जमहूरियत है जिसमें रिश्वत दे के आप मुलाजमतें हासिल करते ऐसे ही। हैं, रिश्वत दे के आप ट्रांसफ़र और पोस्टिंग लेते हैं। एसपी क्या, डीआईजी क्या, एसएचओ क्या, क्या। डीएसपी क्या, रिश्वत दे के सीएसएस जो अफसरान हैं उनको देख लें, मिनिस्टर तक बगैर पैसे के काम नहीं करते हैं। ऐसा ही। आज अब किसी जगह चले जाए, लोग कहते हैं जुगाड़ लगा लो, पैसा लगा के यार पैसा कितना काम हो कोई जाता है। कहीं पर भी आप जब आप वो पैसा दे के किसी पोस्ट पर बैठता है तो वो आवाम से भी वो पैसा लेके लूट मार में लगा हुआ है। बराबर करेगा। क्या लूट मार नहीं लगी पूरे पाकिस्तान में? लगी है। कौन कहता है कि कोई एक काम आप थाने चले जाएं, आज आपके घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाए तो आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपको खौफ होगा खौफ होता कि ये है। क्यों आया है। बिल्कुल ऐसा थाने चले जाएं, एक मामूली अपनी एफआईआर कटाने के लिए जी। वो ऐसा इस निगाह से इस तरह के सवाल करेगा कि आपके और आपके घर वालों पे शक करेगा। बिल्कुल एक तो आप लुट कर रहे हैं ऐसे ही। और दूसरा आप पे शिकायत जारी बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक आम आदमी का मसला है। लोग थाने जाते हुए डरते हैं अपने अपना एक एफआईआर जो एक किसी का बुनियादी हक है जी। काट के दिखाएं बगैर पैसे के, नहीं कट सकते। बिल्कुल नहीं कटेगी। ट्रैफिक पुलिस बंदों को रोक के खड़ी हुई है, साइकिल वालों को, मोटरसाइकिल वालों के तलाशियां हो रही हैं, साथ में उनके यानी इंतहा कर दी है ना हर मामले में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सब का सब आज इस निज़ाम की चक्की में पिस रहा है। वो मिल तो कुछ नहीं रहा है। आपने खुद अभी फरमाया कि अस्पतालों में खुद इलाज करवाएं ना। बिल्कुल ऐसा ही। अगर इनके बच्चे इन अस्पतालों में मैं जाएं, दुआ करता हूं अल्लाह से। अल्लाह करे इन पर यह दिन आए कि जाएं और सरकारी अस्पताल। इसलिए नहीं हो पा रहा कि ये जो हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, इन टैक्सों को वसूल करके बजाय ये मुल्क की तरक्की पर लगाएं, ये तो उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ये तो अपने फर्स्ट क्लास के टिकट इनको मिल रहे हैं, ये असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इनकी रायशें देखी हैं आपने, लंच मिनिस्टर्स डिनर कॉलोनी, हो। मिनिस्टर्स इनक्लेव देखा आपने? गरीब मुल्क के अंदर। इस गरीब मुल्क में क्या बड़े बड़े इनके फ्लैट्स हैं, शाहाना क्या इनके बड़े बड़े महल इनके बने घर हैं, क्या उनका प्रोटोकॉल है। जो प्रोटोकॉल आवाम को मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। कई कई घंटे मरीज बेचारे खड़े एक्सपायर हो एम्बुलेंस जाते में, हैं, ऐसे ही। बच्चों माएँ उनकी डिलीवरी हो जाती हैं जी, वीआईपी प्रोटोकॉल गुजर गया है। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। इन्हीं बुनियादों पर तो लोगों ने, इस झूठ की बुनियादों पर तो लोग को सुनहरे बाग, कोई आता है रोटी कपड़ा मकान की सियासत पर, कोई आता है मैंने एटम बम दिया, कोई कहता है कुछ मैंने दिया। ओ भाई तुमने आवाम को क्या दिया? आवाम तुम आज इंटरेस्टेड नहीं है कि आप जो है आपने मुल्क के अवाम को जो चीज़ देना चाहिए थी, जो रियासत को देना चाहिए थी, वो आपने इनसे छीनी है। आपने महंगाई डाल के आपने बर्बाद कर दिया। आपने ना स्कूल बनाए, ना आपने मदारस बनाए, ना आपने हॉस्पिटल बनाए, ना आपने यहाँ रोड्स बनाई। ये क्या निज़ाम है? ना पानी है, ना बिजली है, हर चीज़ महंगाई का उसको पर राज है। लोगों की चीखें निकाल दी हैं। अब क्या चाहिए लोगों में? अब जान नहीं है यार यासर भाई, आप यकीन करें अब लोग इस बात पर आ गए हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं तो लोगों में ग्रास रूट का आदमी, ऐसा ही। आप यकीन करें मैं जाके देखता हूँ लोगों में बैठता हूँ, लोग इस कदर तंग हैं, खुदकशियाँ लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। अपने बच्चे बेच रहे हैं, अपने बच्चों को लोग मार रहे हैं भूख और अफलास की वजह से। क्या दुनिया में यही निज़ाम है? भाई कैसे ख़त्म होगा? ख़त्म करने के लिए अब आम आदमी को निकलना है। अगर हम नहीं निकलेंगे, ये जद्दोजहद है, ये आपने कहा ना मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल यकीन करें कि ये मुमकिन बनाया जा सकता है। लोगों ने आपके साथ में हिंदुस्तान में बनाया, उन्होंने मोरूसी सियासत का खात्मा किया है। दिल्ली के अंदर गुजरात ने क्या किया? आम आदमी पार्टी ने क्या हुआ? लोग निकले ना, तो वो 72 में से 71 सीटें ले गया, इसीलिए ले गया। यहाँ भी एक जमात थी जो कि बेशक निशानी जमात थी, लेकिन गरीब लोग आए थे ऊपर, लोगों को पाकिस्तान भर में उम्मीदें पैदा हुई थी, लेकिन वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई जब फिर वही मोरूसी निज़ाम और वही सियासत उसने आकर इसको टेक ओवर कर लिया। जी आले उमैया साहब, ये बताइए, अब ये जो महाजर आई है इस वक्त फ़ी ज़माना अगर आप देखें तो जो कुछ हो रहा है, अब 11 जमातें एक तरफ हैं, हुकूमती जमात एक तरफ है, तासुर ये दिया जा रहा है कि अगर ये हुकूमत मज़ीद चल गई तो पता नहीं ऐसा मुल्क में क्या हो जाएगा। जबकि इससे भी माजी में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि इससे भी बुरा वक्त पाकिस्तान देख चुका है, और हुकूमतों में जो जिस तरह की फाश गलतियाँ की उन्होंने, शायद ये उस नैच तक नहीं पहुँचे, बज़ाहिर लगता है ऐसा है। तो क्यों ये कहा जा रहा है कि जी 11 जमातें मिलकर जो एक जमात को हटा देंगे? फिर ये भी कहा जाता है कि जी डेमोक्रेसी का सिलसिला अगर चलेगा तभी मुल्क में इस्तेकाम आएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर पैदा हो जाता है कि एक तरफ कहा यह जाता है कि जी ये सियासी निज़ाम चलते रहना देना चाहिए,
और दूसरी तरफ जी वहाँ पर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तकारीर हो रही हैं, रियासत मुखालिफ हुकूमत मुखालिफ तो होता चले समझ में आता, रियासत मुखालिफ इदारों के हवाले से बातें कर रहे हैं, ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है ये बताएं, और फिर क्यों लोग इसको एंडोर्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे, समझाइए। देखिए, सवाल ये है कि जो रियासत मुखालिफ बातें हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी इब्तिदा किसने की। सवाल ये है कि जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है, ये उस दिन से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम फौज और हम एक पेज पे, फौज और हम एक पेज पे हैं। भाई मुल्क में महंगाई हो रही है, फौज और हम एक पेज पे हैं। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, फौज और हम एक पेज पे हैं। हम कराची को 162 अरब रुपए देंगे, लेकिन हम कराची को नहीं, उसमें फौज जो है वो आएगी, वो ये पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसकी निगरानी करेगी। हम और फौज एक पेज पे हैं। तो भाई फौज को मलाइन किसने किया? इन लोगों ने किया। ये जिम्मेदार हैं। ठीक है, फौज हमारे लिए भी एक बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही पेशा वराना इदारा है। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इदारा, लेकिन उसको मलाइन बहरहाल यही लोग करते रहे हैं। और मुस्तकिल देखिए, एक बात होती है, अभी पराचा साहब ने भी कहा कि जी ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया। एक तो ये बात अच्छी तरह समझ लें सब, ये मैं इजाफा कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो और बहुत से लोगों को शायद ना पता हो। लोगों का आम ख्याल ये है कि ये तारीख़ में पाकिस्तान की, ये तो दुरुस्त है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये नारा दिया था रोटी कपड़ा और मकान का, लेकिन इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले ये नारा इमाम गज़ाली ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि भाई एक रियासत में वहाँ के लोगों को पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने को मकान जो है एक बुनियादी काम है रियासत का, जो उनको फराहम करे। भुट्टो साहब ने इस नारे को अडॉप्ट किया और उन्होंने आवाम को दिया। न सिर्फ दिया बल्कि भुट्टो साहब ने इस पर बहुत काम किया। आप मुझे एक बात बताएं, क्या उस वक्त, जिस वक्त भुट्टो साहब इख्तिदार में आए तो पाकिस्तान में पासपोर्ट बनने शुरू हुए, आपको याद है? कितने लोग मुलाजमत करने पाकिस्तान से बाहर गए, मुल्क की शनाख्त भी जब से शुरू हुई, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में। सर, स्टील मिल आपको एक सियासतदान ने दिया, आपको एटॉमी क़ुव्वत एक सियासतदान ने बनाया, आपके मुल्क में एटमी धमाके एक सियासतदान ने किए। तो भाई सियासतदानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अपनी जाने दी है। मायूस साहब, ये बात तो बिल्कुल बजा आपने फरमाई है कि बहुत, इस कॉलम की आप बात कर रहे हैं ना, इसके दूसरी तरफ लकीर की इस तरफ जो कॉलम है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं उसका तस्करा एक एक करके करना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उससे तो मुल्क को बड़ी बात तो सॉवरेनिटी तक चली गई थी। उसके अलावा मुल्क जब दो लख्त हो गया तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये भी तो नहीं अदवार में हो रहा था। मैं ये नहीं बात कर रहा कि जिम्मेदार कौन था, मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की, जिस दौर में ये कुछ हो रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखिए, आप तारीख उठा के पढ़ लें, सबको पता है उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है। मैं उसमें नहीं जाता। मैं भी तारीख की तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि यहाँ तो तारीख की किताबों में ये लिखा था कि 500 साल की गैस आपके पास मौजूद है, जो आपकी माशरती उलूम की किताब में लिखा था, वो 70 साल के अंदर खत्म हो गई। ये मैं किसकी बात? मेरे भाई, मेरी दरख्वास्त सुन लें। देखिए, इस मुल्क की बहुत तल्ख हकीकतें बहरहाल हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करती रही है, सियासतदानों से भी गलती हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो आज कल जिस तरीके से पीडीएम इस मुल्क में अब रन कर रही है, तो ये आप समझ लें कि इस वक्त जो जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अब वो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, और वो किसी कीमत अपने इस एजेंडे से पीछे हटते हमें नहीं नजर आते। बहुत बड़ा टाइटल आपने दिया। जी 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 पॉलिटिकल फोर्सेस में जी जी ये इसका डाइसेक्शन कर लें अभी। देखिए, मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप जरा सुनिए। देखिए, बात यह है कि यही तो काम हुआ। ये जो 2018 का इलेक्शन हुआ है, माफ़ कीजिएगा, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर, पाकिस्तान का एक इंतखाब बता दें आप जिसके अंदर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। 70 के बाद से आप लगा लें, बल्कि 60 के बाद से लगा लें, कौन सा ऐसा टाइम गुजरा जिसके अंदर लोगों ने कहा कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं? अखबारात उठा के देख लें, इलेक्शन के बाद अखबारात भी वही हैं। मेरी अर्ज सुन लें, तो आप मुझे कोई ऐसा इलेक्शन बता दें गुज़िश्ता 30 साल में
जिसमें आरटीएस का निज़ाम ही बैठ गया। एक इलेक्शन था जिसको आप मानते हैं कि हमेशा से ही मुशर्रफ साहब जो इलेक्शन करा कर गए थे उस पे लोगों ने कहा कि ये इंतखाबात बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ था लेकिन वो अच्छा, कुछ सियासी जमातों का अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ दूसरी है, एक लेकिन बात, ये आ गए थे एक इख्तियार में। बात और पराचा साहब ने फरमाई, मैं माजरत चाहता हूँ मगर ये शायद इनको याद नहीं है, भूल गए होंगे, अच्छे आदमी है, समझदार आदमी है। बात यह है मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर जो हैं वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब रहे हैं। बनाया है या नहीं बनाया है? तो फिर आप क्यों मजबूरी इल्ज़ाम- थी। तो ये वो मजबूरी थी या जो भी था, पार्टी बनाया दो था पार्टी या दो नहीं थी, था? पार्टी तो और उन्होंने देखिए, लीडर आपने- मुल्क से बाहर थे, जिला आपने वतनी में क्वेश्चन थे। किया। वो दो पार्टियां थी, दो पार्टियां दो पार्टियां उन्होंने बना के पाकिस्तान रखी। पीपल्स पार्टी हम उस बहस में नहीं पार्लियामेंटेरियन। जाते हैं, जी आप- जी जी। नहीं नहीं नहीं, मेरी दरख्वास्त सुन लीजिए। आपने मौरूसी सियासत की बात की, मैंने आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई अगर पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, वो लोग उसको, पाकिस्तान के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, तो इसमें क्या मसला क्या है? यहाँ तो ये है मेरे भाई, सियासत तो करने दो, वो तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। अच्छा, अगर लोग पसंद नहीं करते बिलावल साहब को या मियां नवाज शरीफ साहब को, तो लेट द पीपल डिसाइड। ठीक है, मैं इसका हामी हूँ। यही बात है बेसिक। अगर आप उसको इंटरवीन करते रहेंगे, बार बार मुदाखलत करेंगे, तो फिर ये मामलात इसी तरह चलेंगे। और ये मामलात जिस पर ये जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये ठीक है, मैं भी इस बात का हामी हूँ। तो एक आम आदमी उसी वक्त उसको ये मौका मिलेगा। एक तो इस शहर के भी कुछ आम लोग थे, आपको भी पता है, जब वो असेंबलियों में इलेक्ट होके आए और कौन सा दहशतगर्दी का बाजार उन्होंने गर्म किया, वो हमें सब पता है। लेकिन एक चीज़ का तो देखिए, आपको मानना होगा 73 का आइन आपने बनाया, आइन के बारे में जो शिकें अपने मफाद में इस्तेमाल होती हैं ना, उसका तो बरमला इजहार किया जाता है, बबांग दोल उसके बारे में बात होती है कि जी ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, रियासत को प्रोटेक्ट करती है। अब वो आइन ये भी तो कहता है कि जब मुल्क के अंदर गैर मामूली हालात हो जाएं, जब तबाही के दाने तक पहुंचा दिया जाए, क्या क्या इस मुल्क ने नहीं देखा और जो कुछ होता रहा, वो हालात वाक़यात कोई ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी, 70 साल की एक मुख्तसर सी तारीख़ है। जो कुछ हो रहा है लोगों के जहनों में चीज़ें महफूज हैं, यकीनन अभी शायद उसको रिकॉल ना कर पा रहे हो, लेकिन है तो जहनों में महफूज। तो वो जो कुछ होता रहा उसके बाद तो इंटरवेंशन नागुज़ीर हो गई, और यही बात तो आगे वो इंडोर्स करते रहे, अदालतों ने भी इंडोर्स किया जनाब कि बात सही है कि जो मुल्क के अंदर इतने गैर मामूली हालात थे, तो यही तो आइन इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि अगर फौज इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? तो फिर कोई तीसरी कुव्वत आके इंटरवीन करेगी, तो वो तो मामला और ज़्यादा संगीन हो जाएगा, सूरत हाल तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये भी तो आइन में लिखा हुआ है, ये भी तो बनाया गया है। सियासी जमातें इसका तो कभी तस्करा करती नहीं है फौज के ऊपर इसका। नहीं, आप मेरी ये जो मसला है ना, वो बिल्कुल आपने खुद ही कहा, जवाब दिया इसका, कि अगर ये फौज अगर इंटरवीन करती है और आ गई, आने के बाद उनको फौरी तौर पे 3 महीने में जो वादे किए गए कि 3 महीने में हम इंतखाबात करा देंगे और करा दिए जाते, तो शायद जुबरी निज़ाम अगर जो चल रहा होता और बेहतर से बेहतर होता चला जाता। मेरा एतराज़ किसी चीज़ पे नहीं है, मैं जो सिर्फ चीज़ पे एतराज़ करता हूँ कि आवाम की हुक्मरानी नहीं है और वो अभी तक नहीं आई। वो चंद लोगों के, आप उनको देख लो ना यार, अगर आपको निज़ाम समझ में, अंधे लोग नहीं हैं, और ये मीडिया का दौर है कि ये जो हमारे पर हुक्मरान जो मुसल्लत कर दिए जाते हैं, किए गए हैं, उनका रहन सहन देख लो कि आम आदमी का है। नहीं, लीडरशिप ये नहीं होती। लीडर लोग थे ना, आप साथ के मुल्कों की एग्जाम्पल देते हैं, गांधी जी की या नेहरू की या कायदे आज़म की या लियाकत अली खान की। जब लियाकत अली खान को शहीद किया गया तो कपड़ा उतारा गया तो उसका बनियान में सुराख थे उनके। उन्होंने कहा था कि गरीब आदमी के, एक गरीब मुल्क के वज़ीर आज़म को जेब नहीं देता कि अच्छे कपड़े जेब करे और बड़े बड़े घरों में रहे। ये लियाकत अली खान ने कहा था, या आप ये हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था। वो पैदाइशी नवाब थे। जब वो इस मुल्क में आए तो उन्होंने किस तरह, आपके सामने है ना, क्या उनकी औलाद आखिर तक क्या किस तरह गुजारा करती, स्ट्रगल करते रहे। लेकिन आप आज तो देखें कि ये लोग क्या थे इनके पास और क्या है इनके पास। इनके सारी औलादें बाहर हैं, इनके घर बाहर हैं, इनके जायदादें बाहर, इन्वेस्टमेंट भी बाहर है। कोई आप, ये तो इंसाफ नहीं है ना कि मैं खाली गीत गाता रहूं तो मैं अपने आप से ना इंसाफ कर रहा हूं, मुझे अल्लाह और मेरी आने वाली नस्लें मुझे माफ नहीं करेंगी। कम से कम मैं ये बोल तो रहा हूं। अगर मैं, ये भी मेरा जिहाद है इस दौर में
इस जालिम दौर में बोलना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं तारीफ करता रहूं भला वजह उन लोगों की, जबकि 99.5% लोग जो है भूख से मर रहे हैं, जबकि 99.5% लोग आज इस निज़ाम से आफत ज़दा हैं। जो दहशतगर्दी इस निज़ाम ने दी हुई है, आपके सामने बंदा जेल में चला जाए निकल नहीं सकता, कई सैकड़ों हजारों लोग जेलों में पड़े, उनकी जमानतें नहीं हो पा रही, थानों में चले गए बाहर नहीं निकल पा रहा, हर वक्त उन पर तलवार लटका, कोई चाहे नौकर है चाहे कारोबार कर रहा है उस पर तलवार लटक रही है, कभी ब्यूरोक्रेसी की तलवार लटक रही है, कभी वजारतों की तलवार लटक रही है। क्या कोई आज़ादी है? खुदा के लिए इस वक्त तो आम आदमी इस वक्त परेशान है। उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपको जिहाद करना है। जिहाद हमारा एक तरफ नहीं है, पाकिस्तान के 99% लोगों को जिहाद करने के लिए एक तरफ नहीं है। आलिम ये फरमा रहे हैं कि वो या पीटीआई हो या दूसरी जितनी जो सब ने हुकूमत के खिलाफ कमर बस्ता, ये एक अजीम जहाद। देखिए बस खत्म हो गया, सबने इन्होंने आखिरी जुमला, देखिए मैं इन्होंने गद्दार है, मैं कहता हूं जितने पाकिस्तान के अवाम जो है अरे वो भाई तरस रहे हैं। अब हमारी भी जरा सी आखिरी सुनिए, जुमला। इन्होंने लियाकत अली खान की बात की, खान लियाकत अली खान वजीर आजम 1948, अबुल कलाम आजाद साहब तशरीफ ले आए, क्या बैठाया पीएम हाउस के अंदर और कहा जी वो पीएम साहब जो हैं वो जरा एक मीटिंग में हजरत बैठी है। 15-20 मिनट बाद एक शख्स बाहर आया एक फाइल लेके और खोल के कहने लगा मौलाना यहाँ साइन कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई ये है क्या? कहने लगे वो आपको एक बैंगलो दे रहे हैं। उन्होंने अपनी गठड़ी उठाई और चले गए। आप क्या बात कर रहे हैं? और किस किस्म की अबुल कलाम आजाद नहीं, ओके जी वो बनियान फटा हुआ था और ये और मैं आपको बताऊंगा, खुदा के वास्ते इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक राय है, वो जमहूरियत। नहीं, बस हिस्ट्री को भी सही तौर पे बयान करने की ज़रूरत है। बहरहाल जी चलें, ये एक मौजू है जी, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी और चीज़ें लिखी हैं, मैं उसके बारे में फिर कभी ज़रूर तस्करा करूँगा। आलिम हुमायूं बहुत शुक्रिया, अमानुल्लाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमसे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मौजू ऐसा है, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में ज़रूर बात करते हैं। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची।